हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे सर प्लीज BEDSB 101 का क्लास लीजिए। बार बार कमेंट कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे सर क्लास लीजिए क्लास लीजिए। सो देखिए, आप लोगों के डिमांड पे मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। और देखिए, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका कोड है BEDSB 101, ये आपका न्यू कोड है। आपके इस कोड का अभी एटलीस्ट 2 इयर्स हुए हैं, ठीक है। तो 2 इयर्स लगभग हुए हैं। और 2 इयर्स में 3 बार कम से कम एग्जाम हुआ है। कितना बार? 3 बार एग्जाम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेशन में एग्जाम होते हैं, जून और दिसंबर सेशन में। तो 3 बार एग्जाम आपके ये वैल्यू ऑफ एजुकेशन के हुए हैं, यानी कि मूल्यपरक शिक्षा के हुए हैं। और पिछले ईयर मैंने इसको अपलोड किया था BEDSB 101, जिसमें से सबसे अधिक हमारे ही चैनल में व्यूज आए हैं BEDSB 101 का। आप जब सर्च करें यूट्यूब में, सब सर्च करेंगे या फिर गूगल में कहीं भी सर्च करेंगे BEDSB 101 का, तो मेरे चैनल का जो एक वीडियो है उसी में व्यूज आया है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और एग्जाम जो हुआ था स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स का बहुत ही बेस्ट हुआ था। तो देन एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए BEDSB 101 मूल्यपरक शिक्षा, जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये 5 इयर्स को नहीं कह सकते। ये हमारा फ्रंट पेज में ये ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा है, बट ये 5 इयर्स के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अभी तक 3 ही बार एग्जाम हुआ है। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जो आपके एग्जाम में जरूर दिखेंगे। और अगर आप इग्नू जून 2026 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर दिसंबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा में भी पूछ सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा यहाँ से स्टार्ट BEDSB 101 मूल्यपरक शिक्षा। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन आंसर समझने से पहले पिछले साल के या फिर कुछ महीने पहले जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 25 में, ठीक है, जनवरी सेशन वाला एग्जाम जो दिसंबर 25 में हुआ था, जो 2 सेशन में आपका एग्जाम होता है, पता होना चाहिए। एक होता है जनवरी सेशन में, जो जनवरी में एडमिशन लेते हैं, जनवरी में जो एडमिशन लेते हैं उसका एग्जाम दिसंबर में होता है। और जो स्टूडेंट जुलाई में सेशन में एडमिशन लेते हैं, उनका एग्जाम क्या होता है? जून में होता है। तो अभी जो एग्जाम हो रहा है जुलाई सेशन वाले स्टूडेंट्स का हो रहा है। तो देखिए, इसीलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर, कुछ महीने पहले का, कि इसमें ये पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका BEDSB 101, और ये जो क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स आपका दिसंबर 2025 का है, ठीक है। तो कुछ महीने पहले का ये एग्जाम जो हुआ था दिसंबर में, दिसंबर 25 का क्वेश्चन पेपर है मूल्यपरक शिक्षा। स्टूडेंट्स, आपका जो ये एग्जाम होगा 3 घंटे का आपको एग्जाम होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का एग्जाम होगा। और इसमें जो मार्क्स मिलेंगे 100 मार्क्स मिलेंगे। ये जो सब्जेक्ट कोड है ये कंपलसरी है, एटलीस्ट सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। सो देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें देना है, जो एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, सभी प्रश्न के अंक समान है। एक क्वेश्चन का जो आंसर है, एक क्वेश्चन का जो आपको मार्क्स मिलेंगे 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चन के आपको यहाँ पर मतलब सभी प्रश्न, मतलब 5 ही प्रश्न तो दिए ही हुए हैं, देखिएगा अभी आपको दिखाते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टूडेंट, सभी क्वेश्चंस का अथवा होगा, सभी क्वेश्चंस का अथवा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की विकृतियां क्या है, चर्चा कीजिए। तो अगर आप ये क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो आप उसके बदले इसका जवाब दे सकते हैं कि शिक्षा में लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हर क्वेश्चन में एक अथवा दिया रहेगा। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आप अथवा वाला भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपका हर क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अब दूसरा नंबर में भी देखिए 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। दूसरा नंबर क्या है? सतत विकास क्या है? और सतत विकास के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन यहाँ हो गया। और फिर अगर ये क्वेश्चन का जवाब आप नहीं देना चाहते हैं, तो भाई इसको कैंसिल करके आप अथवा का जवाब दे सकते हैं। अथवा में क्या, कि भाई अथवा में आपका पूछा है भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद क्या है? सांस्कृतिक रूप से बहुलवादी समाज में रहने की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें अथवा आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपने 2 नंबर में नहीं दिया, तो फिर उसका अथवा, मतलब किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे सभी क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा। या तो इसी क्वेश्चन का जवाब दीजिए या फिर अथवा का जवाब दीजिए। आचरण के सिद्धांत क्या है? आचर्य कीजिए। अगर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो आप इनका जवाब दे सकते हैं, अथवा वाला, कि व्यक्तित्व विकारों से आप क्या समझते हैं और व्यक्तित्व विकारों के प्रकार क्या है, ठीक है। तो आपने तीसरा नंबर में भी देखा, क्या देखा भाई? अथवा। चौथा नंबर में भी देखिए अथवा। संघर्ष क्या है? संघर्ष के कारणों के स्पष्ट करें।
कारणों को स्पष्ट करें, और ये नहीं जानते हैं तो आप अथवा वाला जवाब देंगे। अथवा बना सकते हैं। समायोजन विकार क्या है? समायोजन विकार क्या है? और कुसमायोजित बच्चों की सहायता संभालने के लिए रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। ये हो गया 4 क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 5वां नंबर। उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके माध्यम से घर पर मूल्यों का विकास किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आप अथवा का आंसर दे सकते हैं। मूल्य विकास में माता-पिता और समुदाय की भूमिका का क्या करना, व्याख्या कीजिए। तो ये आपने क्या देखा, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस सभी क्वेश्चन में आपको अथवा देंगे, मतलब इस तरह से 10 क्वेश्चन हो गए। 10 में से आपको जो अच्छा लगेगा उनमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, क्योंकि आपको 100 मार्क्स दिए गए हैं। एक क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स, इस तरह से। और एक क्वेश्चन का आंसर जो लिखेगा 4 से 5 पेज में लिखना है ना। इसका एक क्वेश्चन का आंसर कितना पेज में लिखोगे, या तो 4 पेज या तो 5। 4 पेज क्यों? जब छोटे-छोटे लिखेंगे तो 4 पेज लिखना, अगर आप बड़े-बड़े लिखेंगे, बड़े-बड़े लिखते हो तो आप 5 पेज लिखोगे, ठीक है? इस तरह से आपको करना है। तो ये आपने क्या देखा? आपने ये क्वेश्चन पेपर देखा। सो स्टूडेंट्स, चलती हैं हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही प्यार से समझाऊँगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मज़ा आ जाएगा। आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है, देन आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हो। तो आपको कंप्लीट ध्यान से समझना है, क्या पॉइंट है, क्या बताना चाह रहे हैं। सो ये सबसे पहले हम लोग को ये समझना है भई, ये मूल्य पर आखिर शिक्षा होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग न्यू हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि इस वीडियो को ना आप लोगों को 50 के पार करवाना है। पिछले सेशन में ये जो करवाया था मैंने, वो एटलीस्ट 50 के होने वाला है, मतलब अभी जो शो करेंगे, अभी 49 के शो कर रहे हैं। बट इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 50 के पार का। आप लोग सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि एटलीस्ट सभी के पास ये सब्जेक्ट कोड जाते हैं, सबको ये मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है ये समझना कि आखिर ये मूल्यपरक शिक्षा होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, समझिए, मूल्यपरक शिक्षा को इंग्लिश में बोला जाता है वैल्यू एजुकेशन। तो मूल्यपरक शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य, सही व्यवहार और जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। ठीक है? यह केवल किताबों का ही ज्ञान नहीं देता है, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनने का मौका देता है, बनने में मदद करता है। सो ये क्या होता है? मूल्यपरक शिक्षा। तो मूल्यपरक शिक्षा हमें सत्य बोलना, ईमानदार रहना, दूसरों का सम्मान करना, अनुशासन में रहना और सहयोग करना, जिम्मेदार बनना सिखाता है, और जिम्मेदारी नागरिक बनना भी। ठीक है? तो आप देखो, हमें देखो, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बहुत अच्छे डिग्री हासिल करते हैं। भैया, हम डिग्री हासिल करते हैं, 12th किए, है ना? ग्रेजुएशन किए, है ना? बीए, बीकॉम, बीएस, जो भी हमने जो भी किया बहुत अच्छा से पढ़ लिया, ठीक है? डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बहुत कुछ बन गए। और बनने के बाद भी अगर हमारे अंदर तमीज़ नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं, दूसरों से सही से बात नहीं कर रहे हैं, अनुशासन में नहीं रह रहे हैं, जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या वो शिक्षा का कोई वैल्यू रहेगा? वो शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं, बेकार हो गया, वो पढ़ाई बेकार हो गया। क्या करने के लिए पढ़े? क्या पढ़े? जब पढ़ लिख के हम ऐसा हरकत कर रहे हैं, तो फिर हमारा पढ़ने का क्या मतलब है? तो ये सब्जेक्ट कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अनुशासन में रहना, सही क्या है, गलत क्या है, ये सब आपको सिखा देगा। सो मज़ा बहुत आएगा। कंप्लीट वॉच करना है, कंप्लीट शांत में जाइए, है ना? शांत में जाइए, आप हेडफ़ोन का यूज़ कर लीजिए, शांत में जाइए, मज़े के साथ समझिए। बहुत ही मज़े के साथ समझिए। सो अब ध्यान क्या समझे भाई? मूल्यपरक शिक्षा समझ गए। मूल्यपरक शिक्षा क्या समझे कि मूल्यपरक शिक्षा वो विधि है, वो शिक्षा है जो व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता और अच्छे कर्तव्य, अच्छे व्यवहार का विकास कराती है। उसका उद्देश्य क्या होता है? जो भी लोग हो, जो भी स्टूडेंट्स हो, वो जिम्मेदार बने, ईमानदार बने और संवेदनशील नागरिक बने। सो ये समझ में आ गया बहुत अच्छा से समझ में आ गया मूल्यपरक शिक्षा क्या है। जब आपको ये मूल्यपरक शिक्षा ही समझ में आ गया, तो पूरा बुक समझ में आने वाला है। पूरा के पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आने वाला है। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक? तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा के बीच संबंध की चर्चा कीजिए और मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ शिक्षा
एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन। तो ये दोनों में क्या अंतर है भाई? दोनों तो भाई एजुकेशन ही है, ये मूल्यपढ़क, ये शिक्षा। तो इनमें अंतर क्या है? शिक्षा क्या है कि हम पढ़ लिख रहे हैं, ये शिक्षा हासिल कर, लेकिन पढ़ लिख कर हमें ज्ञान नहीं है, हम डिसिप्लिन नहीं है, तो वो शिक्षा नहीं, वो बेकार शिक्षा है। तो मूल्यपरक शिक्षा वही कहता है कि हम जो अगर पढ़ रहे हैं तो इसका महत्व हो। तो शिक्षा का महत्व जो बताते हैं, महत्व का जो पहचान करवाते हैं, वही मूल्यपरक शिक्षा कहलाते हैं। समझ में आ गया? लेकिन इसे हम और भी अच्छा से समझेंगे ना, चलिए समझते हैं। तो शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा का संबंध अत्यंत घनिष्ठ और परस्पर पूरक है। समझ में आ गया? मैंने अभी जैसे बताया, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं। शिक्षा का मूल्य क्या है भाई? केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, है ना? तो शिक्षा से क्या होता है? सिर्फ व्यक्ति ज्ञान ही नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि वो उसका लाइफ भी अच्छा बनता है, लाइफ भी सिक्योर बनता है ना, लाइफ पे कुछ अच्छा करता है। और वहीं अगर हम मूल्यपरक शिक्षा की बात करें, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन की बात करें, तो शिक्षा क्या है? शिक्षा का वह आयाम है, जो मूल्यपरक शिक्षा क्या है? शिक्षा का वह आयाम है जो हमें जो क्या क्या करते हैं, व्यक्ति में नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास कराती है। ठीक है? मतलब कि हमें वो सही से रहना, सही से बोलना, डिसिप्लिन में रहना, बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब चीज हमें कौन सिखाते हैं? मूल्यपरक शिक्षा। इस प्रकार इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, जबकि मूल्यपरक शिक्षा उसे अच्छा इंसान बनाती है। तो देखो, शिक्षा रहेगा रहेगा, डिग्री रहेगा तो लोग कहेगा भाई पढ़ा लिखा है, अच्छा है, ये वो है। लेकिन सिर्फ पढ़ा लिखा होना नहीं है जरूरी है ना? बुद्धिमान कहलाना नहीं है, बुद्धिमान साबित होना चाहिए। बुद्धिमान उनके अंदर झलकना चाहिए, उनके बिहेवियर में बुद्धिमान झलकना चाहिए। ठीक है? सो अच्छा इंसान बनाना हमें कौन सिखाता है? मूल्यपरक शिक्षा के। दोनों मिलकर एक ही संतुलित और आदर्श व्यक्तित्व का क्या करता है? निर्माण करता है। चलो, मूल्यपरक शिक्षा के बिना शिक्षा अधूरी मानी जाती है, सही बात है। अगर हमने शिक्षा हासिल किया, अगर हमें शिक्षा का मूल्य ही नहीं पता, शिक्षा का इम्पोर्टेंस नहीं पता, भाई हमने शिक्षा फिर क्यों हासिल किया? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, बेकार हो गया, क्या पढ़े? कुछ नहीं, बेकार हो गया। तो क्योंकि केवल ज्ञान होने से व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं लेता, नहीं कर पाता। मूल्य जैसे सत्य, अहिंसा, सहानुभूति, ईमानदारी, अनुशासन आदि व्यक्ति के आचरण को दिशा देते हैं। इसलिए शिक्षा में इन मूल्यों का समावेश आवश्यक है। वर्तमान समय में मूल्योन्मुख शिक्षा की अगर बात करें, तो ध्यान से समझिए, वर्तमान समय में मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। आज के भौतिकवादी युग में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। मतलब कि सिर्फ शिक्षा लोग हासिल कर रहे हैं, किसी तरह डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन असली शिक्षा हासिल जो करना होता है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन करना होता है, मूल्य निष्पक्ष शिक्षा हासिल करना होता है, ये नहीं करता है। जिसकी वजह से समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा और असहिष्णुता जैसी समस्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भैया बहुत ज़रूरी है कि मूल्यपरक शिक्षा ही दिया जाए, करवाया जाए, है ना? सीखा जाए, ना? मूल्यपरक शिक्षा ही इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। यह ना केवल व्यक्ति को नैतिक बनाती है, बल्कि समाज में शांति, सहयोग और सद्भावना को भी बढ़ावा देती है मूल्यपरक शिक्षा। आई होप आपको समझ में आ गया मूल्यपरक शिक्षा क्या है। पहला चैप्टर के अकॉर्डिंग, पहला बुक के मतलब बुक के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पहला आपको क्लियर होता है। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी ध्यान से समझते हैं। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, जब तक ये कंप्लीट अच्छा से मैं नहीं समझा दूँ, पूरा शिद्दत से, पूरा दिल से ना समझा दूँ, तब तक ये वीडियो ऑफ नहीं होगा, वीडियो बंद नहीं होगा। कंप्लीट वॉच करना है आपको, और मैं भी अच्छे से पढ़ाऊँगा भैया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स आपके सामने, लोकतंत्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्या है लोकतंत्र के सिद्धांत? चलिए समझते हैं। लोकतंत्र जो है कि आपको पता है, लोगों का समूह, ठीक है? लोगों के द्वारा बनाया गया शासन। तो दो लोगों के द्वारा लोकतंत्र बनाया जाता है। लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है ना? तो ये लोग ही होते हैं। इसका मूल सिद्धांत होता है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, है ना? तो ये लोकतंत्र का भी ये डेफिनेशन है। एंड लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति भी है, जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों पर क्या है? आधारित है कि नहीं?
और लोकतंत्र का पहला प्रमुख सिद्धांत क्या है? जनसत्ता है। क्या भैया? जनसत्ता है लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत। और इसका अर्थ होता है देश की सर्वोच्च शक्ति जनता में ही निहित होता है। क्या होता है? देश का जितनी भी शक्ति है भाई, जनता जो चाहे वो कर सकता है। जनता किसी भी सरकार को निकाल सकता है और जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करके शासन चलाती है। तो भाई जनता यानी लोकतंत्र में लोग जो चाहें, लोग ही सरकार बनाते हैं, लोग ही सरकार को डुबा सकते हैं। समझ में आ गया? तो जनता के ही द्वारा सरकार बनाया जाए लोकतंत्र में। ठीक। तो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है समानता का, है ना, यानी कि इक्वलिटी का, जिसके अंतर्गत सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान होते हैं और उन्हें समान अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा सिद्धांत है भैया लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता की, जो नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। चौथा सिद्धांत है न्याय का, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाता है ताकि समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसके अतिरिक्त कानून का जो शासन कानून का शासन भी लोकतंत्र का ही महत्वपूर्ण क्या है? आधार है कि नहीं? तो इसके अनुसार सभी नागरिक, चाहे वे शासक हो या फिर शासित, समझ आया? या फिर मजदूर हो या फिर लेबर या लोग हो या फिर सरकार हो, प्रजा हो या फिर राजा हो, तो इस सबके लिए कानून सेम है। कानून के अधीन सबको होना है। और यह बहुदलीय प्रणाली और नियमित एवं स्वतंत्र चुनाव भी लोकतंत्र के आवश्यक तत्व हैं, जो सत्ता के शांतिपूर्ण परिवर्तन को संभव बनाते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक डाउट आप लोगों को हो सकता है, सर ये अंतर्निहित मूल्य क्या है? ये अंतर्निहित मूल्य आखिर है क्या? इसको अगर बता दीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन समझ में अच्छा सा आएगा। तो क्या ये मन में तो चलता ही होगा। तो देखिए, इसको समझना जरूरी है। तो भारतीय संस्कृति में जो अंतर्निहित मूल्य है वो समझिए। अंतर्निहित मूल्य क्या होते हैं? अंतर्निहित मूल्य वे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति के अंदर होते हैं और जिनका महत्व अपने आप में होता है। मतलब कि अगर वो सही है, अगर मैं सही हूँ, तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं सही हूँ। कैसे कि बताओ, मैं अगर मैं सही हूँ, तो आप लोग हमें सही बोलोगे क्योंकि मैं सही आपको दिखा रहा हूँ। मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू है जो आपको समझा रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट है, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यूज है जो अंतर्निहित मूल्यों को दर्शाते हैं। सो ऐसा तो जरूर है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ हॉनेस्टी है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ काइंडनेस है, हमारे अंदर लव है, हमारे अंदर करुणा है, हमारे अंदर रिस्पेक्ट है ना? तो ये सब हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब क्या है भैया? ये सब हमारे अंतर्निहित मूल्य है। समझ में आ रहा है? जो अच्छे गुण हमारे मन और चरित्र में होते हैं, उन्हें हम लोग अंतर्निहित मूल्य कहते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया। जब यही समझ में आ गया तो समझ में पूरा आएगा कि तो भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्य मतलब कि भारतीय कल्चर में मतलब इसके अंदर अंतर्निहित मूल्य क्या है, समझिए ना। तो भारतीय संस्कृति के अंदर समझिए, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है कि नहीं? पूरा विश्व का सबसे प्राचीन संस्कृति हमारा भारत का ही है। तो अब इसका समझिए, जिसमें अनेक उच्च आदर्श और जीवन मूल्य अंतर्निहित है। अंतर्निहित मैंने समझा दिया, उसके अंदर का गुण, उसके अंदर का महत्व, है कि नहीं? और यह मूल्य व्यक्ति के आचरण, समाज और संरचना और राष्ट्र के विकास को क्या करती है? दिशा प्रदान करती है। और भारतीय संस्कृति का मूल आधार आध्यात्मिकता, नैतिकता और मानवता है। देखो कितना मजा आ रहा है, समझ में बहुत अच्छा सा आ रहा है। कितना अच्छा चैनल में कितना अच्छा वीडियो को विजिट कर लिए, कितना अच्छा चैनल में आप जुड़ गए, कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ, और कमेंट कीजिए कि सर आप जो समझा रहे हैं ना बहुत मजा आ रहा है कि नहीं? बोलिए बोलिए, तभी तो जो स्टूडेंट आएगा तो वो ये देखेगा ना कि यहाँ पे तो मजा आ रहा है ना? वीडियो में तो कुछ ना कुछ दम है। कमेंट भाई भाई पूरा शिद्दत से सुंदर सुंदर लवली लवली कमेंट कीजिए आप लोग, तभी तो मजा आएगा हमें।
है कि नहीं? और कमेंटे नहीं कीजिएगा तब तो फिर मजा नहीं आएगा। कमेंट कौन सा? लवली कमेंट, ठीक है, प्यार भरा। और सबसे प्रमुख जो मूल जो है वो क्या है? सत्य और अहिंसा है। सत्य को क्या है? सत्य को जीवन का सर्वोच्च धर्म माना गया है। सच्चाई रास्ता में चलना, सच बोलना, इस क्या कहा गया भैया? सर्वोच्च धर्म माना गया है ना? जबकि अहिंसा के माध्यम से प्रेम, करुणा, ठीक है, और सहिष्णुता का संदेश दिया गया है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और सदाचार का पालन करना है। भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम, है ना? भारतीय संस्कृति में क्या? वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या होता है इसका मतलब? कि संपूर्ण जो विश्व है वो एक क्या है? परिवार है, ठीक? तो यह विचार मानवता, भाईचारे और वैश्विक एकता को बढ़ावा देती है। सही है कि नहीं? चलो, इसके साथ ही अतिथि देवो भव भी हमारे समाज की हमारे भावना की भी समाज की क्या है? विशेषता को बताता है, जिसमें अतिथि को भगवान के समान माना गया है ना। अतिथि देवो भव, जो अतिथि है, जो मेहमान है, अतिथि मतलब मेहमान, तो जो मेहमान है वो देव के समान है, ईश्वर के समान है। ये हमारे इंडियन भारतीय समाज बताते हैं, ठीक है, इंडियन कल्चर बताते हैं। चलिए आगे। सहिष्णुता और समन्वय भारतीय संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण मूल्य हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के लोग मिलजुल कर क्या करते हैं? रहते हैं। और परिवार और गुरु का सम्मान, बड़ों का आदर, छोटों के प्रति स्नेह और भारतीय जीवन शैली का अभिन्न अंग है। इसके अलावा त्याग, सेवा और परोपकार जैसे मूल्य व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? और यही मूल्य समाज में शांति, सद्भाव और नैतिकता को बनाए रखते हैं। सो ये भी क्वेश्चन क्या होता है? क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, रिपीट होते हैं। सो समझिए, ये सतत विकास क्या है? क्या है यह सतत विकास? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं ना? तो ये सतत विकास आखिर होता क्या है? बच्चों में मूल्यों के संवर्धन की विधि बताइए, किसके अकॉर्डिंग? सतत विकास के अकॉर्डिंग। चलिए, तो सतत विकास आखिर यहाँ जो नाम आया, आखिर ये है क्या भाई? तो समझिए, यहाँ साफ साफ हलवा वाला इजी लैंग्वेज में बताया गया है। आप लोग जाके नोट्स ले लीजिए, ये नोट्स ले लीजिए भैया, ये तो मैं कहूंगा, ये नोट्स आप लोग परचेस कीजिए और सही रेट पे आपको मिल रहा है। आपको करना क्या है? पूरा वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है, समझना, उसके बाद पीडीएफ लेके धर 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 तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है। और जब समझा रहेगा ना, एक बार रिवीजन करेंगे, मजा आ जाएगा। बस पीडीएफ जाके परचेस कीजिए। चाहिए व्हाट्सएप में लीजिए पीजिए, लेकिन रुकिए, अभी रुकिए, पहले पूरा क्लास देखिए, समझिए। पूरा समझने के बाद ही आपको पीडीएफ परचेस करना है ना? चलो चलो भैया, अब हम लोग क्या समझते हैं भैया? अब समझते हैं हम लोग सतत विकास क्या है। समझिए, सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियां जो है, आने वाला टाइम की, अपने संसाधनों से वंचित ना हो। अच्छा, ये समझ में आया क्या? नहीं आया तो मैं और अच्छा समझाता हूँ। मतलब कि अभी जो हम लोग जी रहे हैं, अभी जो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, अभी जो भी प्रकृति में, इस धरती में जो भी चीज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, मतलब हर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो क्या है? कोई ना कोई काम प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति के जरिए से हम लोग अलग अलग संसाधन का यूज करते हैं, है ना? यहाँ रहते हैं, यहाँ मिट्टी, पानी, है ना, हवा, हर चीज यूज करते हैं ना। तो अब बात ये है, अगर हम इन सब चीजों का अत्यधिक उपयोग करेंगे, क्या होगा? बहुत नुकसान होगा, है ना? अत्यधिक उपयोग करेंगे, आने वाले जो जनरेशंस होंगे हमारे फ्यूचर के, उनको बहुत तकलीफ होगा। हम पानी का वेस्ट करेंगे, उनको तकलीफ होगा। प्रकृति की संसाधन को, है ना, मिट्टी को, है ना, और क्या कहते हैं,
पहाड़ को और दूसरी बात जंगल को, इन सब चीज़ों को नष्ट करेंगे, फालतू प्रकृति को नुकसान पहुँचाएँगे, तो आने वाला जो हमारा पीढ़ी होगा, वो बहुत ही बुरा दिन देखेगा। इसीलिए आने वाले पीढ़ी के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में हम लोग जो सोचते हैं इस जन्म में, इस क्या कहते हैं, जन्म तो भाई है, ये तो कोई नहीं जानता कि अगला जन्म आपको मिलेगा या हमें मिलेगा या नहीं। तो ये जन्म की भाई ये पुनर्जन्म ये सब क्या कुछ नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, ये वर्तमान समझो, वर्तमान। ठीक है? तो ये वर्तमान के समय में ऐसे प्रकृति का यूज़ करना, प्रकृति के संसाधनों का यूज़ करना, जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी को कोई नुकसान ना हो। ये क्या होता है भैया? सतत विकास। ठीक है? और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है। समझ में आ रहा है? अभी और अच्छा से समझ में आएगा, और अच्छा से समझिए। इसमें क्या है कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, प्रदूषण पर नियंत्रण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी शामिल है। आज के समय में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और पर्यावरणीय समस्याओं के कारण सतत विकास की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है कि नहीं? तो आप सोचो, मतलब कि अभी की जनसंख्या बढ़ रहे हैं तो लोगों को क्या चाहिए? जमीन चाहिए, लोगों को भूमि चाहिए, लोगों को पानी चाहिए, है कि नहीं? लोगों को हर तरह की प्रकृति चीज चाहिए भाई। जनसंख्या बढ़ेगा तो भाई सब चीज बढ़ेगा, सब चीज का उपयोग, लोगों को घर बनाने पड़ेंगे, है ना? बहुत काम है ना। और जैसे कि देखो कुछ लोग के क्या करते हैं, फैक्ट्रीज खोलेंगे, कोई घर बनाएँगे, ज़मीन जगह खरीद लिया, जंगल को काट दिया, तो ये सब इसी वजह से हमें नुकसान होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है? तो आने वाली जब हमें ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आने वाले जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम होगा। सो ये समझ में आपको आ रहा है सतत विकास, समझना ही है, समझना ही है, ये थोड़ी ना कि एग्ज़ाम पास करना सिर्फ़, नहीं भाई, समझना भी है। देखो मूल्य परक होना चाहिए, शिक्षा का मूल्य परक, पढ़ रहे हो भाई, डिग्री हासिल करोगे तो अच्छा से पढ़ो, समझो, क्या है, क्या नहीं, क्या बात है। चलो, बच्चों में मूल्यों के संवर्धन की जो विधियाँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बचपन ही व्यक्तित्व निर्माण का आधार होता है, ठीक है? सबसे पहले परिवार और शिक्षक का आचरण आदर्श होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अनुकरण अनुकरण के द्वारा ही, मतलब बच्चे देखकर ही सीखते हैं। यदि बड़े सत्य, अगर अगर बच्चे के सामने अगर बड़े सत्य बोलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं और अनुशासन का पालन करते हैं, तो बच्चे भी इन्हें देखते हैं और इसे अपनाते हैं। ठीक है? तो ये है। दूसरे कहानियाँ, महापुरुषों और जीवनियों के प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से बच्चों में नैतिक बच्चों बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। इससे उनमें सही या फिर गलत की पहचान विकसित होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या देखा कि जो जो भी कार्य करें, ठीक? अगर हम शिक्षा को एक मूल्य के तरीके देखें, शिक्षा को मूल्य से करें, कोई भी काम को सही तरीके से करें, वैल्यूएबल तरीके से, तो बच्चे वही देखेंगे और वही सीखेंगे, और वो लोग आने वाले पीढ़ी का ही जनरेशन है, आने वाला पीढ़ी को वही लोग तो बचा के रखेंगे, वही लोग तो देखेंगे आने वाले जनरेशंस को। इसीलिए हमें हर काम को ईमानदारी से करना चाहिए। प्रकृति में भाई ऐसा काम करें जिससे प्रकृति का कोई नुकसान ना हो। अगला देखते हैं। तीसरा ये है कि जिसमें विद्यालय की प्रशिक्षण, इसमें विद्यालय की शिक्षण प्रणालियाँ, ये शिक्षण प्रक्रिया और पाठ्यक्रम गतिविधियों जैसे खेल, समूह कार्य और सामाजिक सेवा बच्चों में सहयोग, सहिष्णुता और जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त बच्चों के अच्छे व्यवहार पर प्रशंसा और प्रोत्साहन देने से उनके उनमें सकारात्मक मूल्य को, है ना, बच्चों जैसे बच्चों को समझाएँगे कि बेटा ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा करना चाहिए, वो अच्छा करना चाहिए, ये सही है बेटा, ये गलत है बेटा, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, तो ये सब चीज़ सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे को सकारात्मक वैल्यू मिलता है, उनमें सकारात्मक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है, और अनुशासन और नियमों का पालन सिखाने से उनमें आत्मनियंत्रण और कर्तव्यनिष्ठा का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर खत्म होता है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अच्छा शब्द का क्या अर्थ है और आत्मबोध क्या है? देखिए कितना बढ़िया है ना, अच्छा शब्द। अच्छा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आप सभी को पता है, गुड। ठीक है? अच्छा को क्या बोला जाता है? गुड, है ना? अच्छा, ये गुड का मतलब समझिए, कितना मज़ा आएगा गुड का मतलब समझने में। तो समझिए भैया, गुड का मतलब। तो देखिए
गुड वो होता है ना जो अच्छा हो, जो अच्छा 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 तो वही अच्छा है। और अच्छा होता क्या है? यानी कि जो सही, लाभदायक, नैतिक और दूसरों के लिए हितकारी हो, वही अच्छा होता है। क्या समझे? समझिए अच्छा क्या होता है? जो सही हो, जो लाभदायक हो, जो लोगों के लिए भी हितकारी हो, लोगों के लिए बढ़िया हो, लोगों का कल्याण हो जिससे, वही अच्छा है। समझ में आया अच्छा का मतलब, है कि नहीं? और अम, ये तो समझ में आ गया। और दूसरा यहाँ पे बात है कि आत्मबोध, आत्मबोध भी तो समझना पड़ेगा। तो आत्मबोध का क्या मतलब होता है? तो आत्मबोध का मतलब होता है अपने आप को समझना और पहचानना कि आप कौन हो, आप में क्या गुण है, आप क्या कर सकते हो। जब व्यक्ति अपने गुणों को, अपने कमजोरियों को, विचारों को, वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश करे, जाने, है ना? तो उसे ही हम लोग आत्मबोध कहेंगे। समझ में आ गया? अच्छा भी और आत्मबोध भी। जब समझ में आ गया तो पढ़िए ना, अब और भी अच्छा से क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं। है कि भैया मजा आ रहा है, बहुत मजा। अच्छा शब्द का अर्थ है केवल साधारण, ठीक या फिर बढ़िया ही नहीं, बल्कि यह एक व्यापक, नैतिक और मानवीय अवधारणा है। यहाँ अच्छा वह है जो सत्य की रास्ता में चलता है। अच्छा वह है जो न्याय के रास्ता में चलता है। अच्छा वो है जो ईमानदारी के रास्ता में चलता है। अच्छा वो है जिसमें करुणा है। इन जैसे मूल्यों पर आधारित होता है। अच्छा, उसे अच्छा कहेंगे। कोई कार्य तब अच्छा माना जाता है जब वह स्वयं के साथ-साथ दूसरों के लिए भी हितकारी हो। मैंने अभी बताया, दूसरों के लिए भी वो लाभ हो, ये ना कि हम ऐसा कुछ अच्छा अपने लिए अच्छा अच्छा ऐसा कर रहे हैं जो दूसरे का नुकसान हो रहा है। सामने वाला का नुकसान हो रहा था, फिर वो अच्छा कहाँ से हुआ, है कि नहीं? नहीं ना हुआ, गलत हो गया। तो वो अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। तो उदाहरण के लिए किसी की सहायता करना, सत्य बोलना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, ये सभी अच्छे आचरण के भैया उदाहरण है। और अच्छा व्यक्ति वह होता है जिसके विचार, व्यवहार और चरित्र में सद्गुण दिखाई देते हैं। और इस प्रकार अच्छा एक नैतिक मानदंड है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करता है और जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। अब आत्मबोध भी था इसमें, तो आत्मबोध का भी मतलब समझिए, स्वयं के वास्तविक स्वरूप, गुणों, क्षमताओं और कमजोरियों का सही ज्ञान होना, ये आत्मबोध कहलाएगा। और यह एक आंतरिक जागरूकता की अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझता है। और आत्मबोध के माध्यम से व्यक्ति क्या करते हैं, यह जान पाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और आत्मबोध व्यक्ति को आत्मविश्वासी, संतुलित और जिम्मेदार बनाता है। जब व्यक्ति को अपने गुण, दोषों का ज्ञान होता है, तो वह अपनी कमियों को सुधारने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही आत्मबोध उसे नैतिक मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सो ये आपने क्या समझा, अच्छा और आत्मबोध। सो ये दोनों क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है और व्यक्तित्व विकारों के प्रकार बताइए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे ये वर्ड्स आपको समझना होगा, ये व्यक्तित्व क्या है। तो अगर ये व्यक्तित्व नहीं समझेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो व्यक्तित्व, व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के स्वभाव, विचार, व्यवहार, सोच, भावना, बोलने के तरीके, आदत, इन सभी का कुल रूप होता है। इन सभी को जोड़ के एक व्यक्तित्व बनता है। किसी इंसान में बोलने का क्या स्टाइल है, वो किस तरह बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, उनमें क्या ईमानदारी है, तो यही व्यक्तित्व बताता है। जैसे मैं हूँ, तो मैं मेरे अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? मेरे अंदर क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि भई मैं मेहनती हूँ? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ईमानदारी पे रहता हूँ? आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि मैं सच बोलता हूँ? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा विचार आपको अच्छा लग रहा होगा? या यही व्यक्तित्व है, ठीक है? यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर होने वाले स्पेसिफिक गुण, वो क्या होता है आपका व्यक्तित्व, वो होता है व्यक्तित्व कहलाता है। तो व्यक्तित्व के कौन-कौन से विकार होते हैं वो बताना है। तो यहाँ पे
व्यक्तित्व को समझो सही से कि व्यक्तित्व को और अच्छा से, यदि कोई व्यक्ति विनम्र है, ईमानदार है, आत्मविश्वासी है, मददगार है, तो यह उसकी विशेषता है। किसकी? व्यक्तित्व की। समझा क्या? तो ये आप लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग देखते हैं विकार। तो ये विकार क्या है? व्यक्तित्व के जो ये विकार, आखिर ये विकार क्या है? विकार को समझिए। तो विकार क्या होता है? विकार का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है उनके अंदर क्या गड़बड़ी है, क्या असमानता है, क्या किस चीज की कमी है ना? किस चीज की कमी को देखा जा रहा है ना? तो मान लो कि जब शरीर में कोई समस्या हो जाए तो उसे शारीरिक विकार कहते हैं। बट जिसे जब मान लो कि मनुष्य के अंदर उनके सोच पे, उनके विचार पे जो गड़बड़ियां है, वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तित्व विकार। क्या कहलाएंगे? व्यक्तित्व विकार। ठीक है, तो समझे? तो क्या समझे भाई? फिर से समझिए। तो व्यक्तित्व विकार क्या है? जब किसी व्यक्ति का व्यवहार, सोचने का तरीका या फिर दूसरों के संबंध बनाने का तरीका, है ना, ये सब असामान्य हो जाए, लोग उनसे परेशान हो जाए, तो ये क्या है? यही व्यक्तित्व विकार है ना? उदाहरण, हर समय लोगों पर शक करना, किसी से मिलना जुलना बंद कर देना, किसी को देखकर पसंद नहीं करना, किसी को उल्टा पुल्टा कह देना, खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ कह लेना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, किसी को मारपीट कर देना, तो ये है व्यक्तित्व के विकार। समझ में आ गया? तो आपको बस क्वेश्चन में ही समझा दिया, बाकी अब हम लोग आंसर को पढ़ते हैं और भी अच्छा से समझते हैं। व्यक्तित्व से आशय व्यक्ति के उन अस्थायी गुणों, विचारों, भावनाओं और व्यवहारों से जो उसे दूसरों से अलग पहचान देता है। सही है। व्यक्तित्व की विशेषताएं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से समझी जा सकती है। सबसे पहले विशिष्टता है, अर्थात हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। दूसरी, व्यक्तित्व संगठित और समग्र होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलू आपस में जुड़े होते रहते हैं। तीसरी, यह स्थिरता और निरंतरता दर्शाता है, यानी कि व्यक्ति का जो व्यवहार समय के साथ एक समान पैटर्न में दिखाई देता है। चौथी, व्यक्तित्व गतिशीलता होता है, अर्थात अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन संभव है। पांचवी, यह पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों में प्रभावित होता है, जैसे परिवार, समाज, शिक्षा और जैविक कारक। व्यक्तित्व विकारों के प्रकार वे मानसिक स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने के तरीके असामान्य हो जाते हैं और उसके सामाजिक जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। और प्रमुख प्रकार अगर देखा जाए व्यक्तित्व के विकार के प्रमुख प्रकार, तो वो पहला आपका होगा पैरानोइड। क्या? पहला होगा पैरानोइड व्यक्तित्व विकार। क्या हो गया भैया? पहला होगा पैरानोइड व्यक्तित्व विकार, जिसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति दूसरे पर बहुत अधिक शक करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पैरानोइड व्यापार, है ना, सॉरी, व्यक्तित्व विकार, पैरानोइड व्यक्तित्व विकार। दूसरा है आपके, देखिए, इसके जो, है ना, स्किज़ोइड व्यक्तित्व विकार। इसमें क्या होगा? इसमें लोगों से दूरी बनाकर रहना और अकेलापन पसंद करना, ये सब शामिल होता है। ठीक है। और तीसरा है आपका एंटी सोशल व्यक्तित्व विकार, जिसमें व्यक्ति सामाजिक नियमों की अनदेखी, समाज में जो नियम होते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं, अपने अपने मर्जी का चलाते हैं। अगला है आपका बॉर्डर बॉर्डर लाइन व्यक्तित्व विकार, इसमें भावनात्मक अस्थिरता होती है। और नेक्स्ट है आपका हिस्ट्रियोनिक। क्या? हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार, जिसमें व्यक्ति का जो ध्यान है वो आकर्षित करने की कोशिश किया जाता है। और नेक्स्ट है नॉर्सिसिस्टिक। क्या भाई? नॉर्सिसिस्टिक, ध्यान रखना। तो लास्ट क्या है आपका? नॉर्सिसिस्टिक, तो व्यक्तित्व विकार, जिसमें व्यक्ति स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण समझता है। तो ये है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण में जो परिवार और सहकर्मी होते हैं, इनकी क्या भूमिका है? समझिए ध्यान से। समाजीकरण समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों और परंपराओं और व्यवहारों को क्या करता है? सीखता है। समाजीकरण क्या समझे? तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के नियमों को, मूल्यों को, परंपराओं को
और व्यवहारों को क्या करता है, सीखता है तथा समाज का सक्रिय सदस्य बनता है ना? एंड यह प्रक्रिया जन्म से ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है और जीवन भर ये सिस्टम चलते रहता है। तो यही समाजीकरण है और समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति में भाषा, आचार-विचार, बोलने-चलने का तरीका और नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास होता है। समाजीकरण में परिवार की जो भूमिका की बात करें तो वो परिवार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह वह व्यक्ति होता है यह व्यक्ति का पहला सामाजिक संस्थान होता है ना मतलब कि सामाजिक संस्थान बनाने का समाजीकरण का सबसे पहला सामाजिक संस्थान कौन होता है? परिवार होता है। परिवार से ही समाज का निर्माण होता है एंड समाजीकरण होता है। बच्चा सबसे पहले अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से ही कुछ भी सीखता है। परिवार उसे भाषा, संस्कार और नैतिक मूल्य, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार को सिखाता है। माता-पिता के आचरण का बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनका व्यवहार आदर्श होना चाहिए। परिवार में प्रेम, स्नेह और सुरक्षा का वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट सामाजीकरण में सहकर्मी की अगर बात करें तो सहकर्मी की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहकर्मी जो है कि वे लोग होते हैं सहकर्मी वो लोग जो काम करने वाले होते हैं। सहकर्मी वे लोग होते हैं जिनकी आयु और रुचियाँ समान होती है जैसे कि मित्र, सहपाठी उनकी साथ रहने से बच्चा सहयोग, प्रतिस्पर्धा और समूह में कार्य करना, सामाजिक संबंध बनाना ये सब सीखता है। ठीक है? तो सहकर्मी कौन होते हैं? साथ में काम करने वाले होते हैं, ठीक है? साथ में रहने वाले लोग होते हैं। तो सहकर्मियों के साथ संवाद और अनुभव के माध्यम से बच्चे में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है। कभी-कभी सहकर्मी नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। कभी-कभी बच्चे को दोस्त है ना, अपने दोस्त को गलत-गलत शिक्षा देते, गलत-गलत बात सिखाते हैं, ये ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये अच्छा है, वो करो, मतलब कुछ है ना, भड़का के कुछ गलत रास्ते में लेके चले जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना होगा माँ-बाप को। ठीक है? कौन ध्यान रखेगा? माँ-बाप। इसलिए उचित मार्गदर्शन भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्वेश्चन नंबर 8 है मूल्य संवर्धन में माता-पिता की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो मूल्य संवर्धन इस प्रश्न में मूल्य संवर्धन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। आखिर ये मूल्य संवर्धन क्या होता है? तो मूल्य संवर्धन का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर कार्य के मूल्य, है ना? मूल्य संवर्धन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर कार्य के वह मूल्य जिससे वो जो क्या होता है गुणवत्ता को बढ़ाता है, ठीक है? जो क्या होता है कार्य के मूल्य को बढ़ाता है। तो कार्य कोई भी कार्य है उनके मूल्य को बढ़ाए तो मूल्य संवर्धन में आता है। जैसे मान लो क्या कि अगर शिक्षा के संबंध में अगर देखा जाए मूल्य संवर्धन तो आप लोग क्या समझे? क्योंकि अभी तो हमें माता-पिता के अकॉर्डिंग देखना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझना है कि मूल्य संवर्धन क्या है? मतलब कि अगर बच्चे डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रहे हैं, बच्चे मुँह लगा रहे हैं, बच्चे तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से नहीं चल रहे हैं, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, इन बच्चे को सही गुण सिखाना, सही नैतिक मूल्य बताना, ईमानदारी में रहना सिखाना, ठीक है? समाज में कैसे बोलना चाहिए, समाज क्या है, इनके बारे में समझाना, ये क्या है मूल्य संवर्धन होता है, ठीक? तो शिक्षा से ज्ञान बढ़ाना, ये क्या होगा भाई? ये भी मूल्य संवर्धन। किसी व्यक्ति में ईमानदारी, अनुशासन का विकास करवाना, ये भी क्या है? मूल्य संवर्धन है, ठीक? तो भाई उनके वैल्यू को बढ़ा देना, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का अगर वैल्यू को बढ़ा दिए हैं, तो मूल्य संवर्धन है। बट यहाँ पे माता-पिता की कह रहे हैं क्या भूमिका है? जब माता-पिता की बात आया तो फिर बच्चों वाली बात हो जाएगी, तो समझिए आप इसको। मूल्य संवर्धन से से बच्चों में नैतिक, है ना? नैतिक शिक्षा और सामाजिक और मानवीय मूल्य जैसे कि बच्चों को ये सिखाना कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, ईमानदारी से रहना, अनुशासन में रहना, सहानुभूति और ज़िम्मेदारी को का विकास करना, यही क्या होगा मूल्य संवर्धन। किसके अकॉर्डिंग? बच्चों के अकॉर्डिंग, है ना? तो माता-पिता के अकॉर्डिंग बच्चों में ऐसे मूल्य को बढ़ाना, ठीक? इस प्रक्रिया में माता-पिता क्या करते हैं, माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे बच्चे के प्रथम शिक्षक और आदर्श भी होते हैं, है ना? सबसे पहला शिक्षक ब बच्चों का कौन होता है? माता-पिता। सबसे पहले माता-पिता अपने आचरण द्वारा
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बच्चे अनुकरण करते हैं उनके, है ना? उनको पालन करते हैं वो और उनके अनुकरण के माध्यम से उनको फ़ॉलो करते हैं और उनके माध्यम से वो सीखते हैं, जैसे-जैसे माँ-बाप करते हैं। इसलिए यदि माता-पिता सत्यनिष्ठ अगर सच्चे रास्ता पे चलता हो, माता-पिता अगर ईमानदार हो और वो माता-पिता अगर अनुशासन में रहता हो, तो बच्चे भी इन्हीं गुणों को अपनाएँगे और वो भी अनुशासन में रहेंगे। इससे मूल्य वृद्धि होगा। केवल उपदेश देने से अधिक प्रभाव उनके व्यवहार पर का पड़ता है। दूसरे माता-पिता बच्चों को सही-गलत का बोध कराते हैं। वे दैनिक जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं के माध्यम से बच्चों को नैतिक निर्णय लेना सिखाते हैं, जिससे उनमें विवेक और ज़िम्मेदारी की भावना विकसित होती है। तीसरे, परिवार में प्रेम, स्नेह और सुरक्षा का वातावरण बच्चों के भावनात्मक विकास में सहायक होता है। ऐसा वातावरण बच्चों में सहानुभूति, सहयोग और सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इसके अलावा माता-पिता बच्चों को अनुशासन और ज़िम्मेदारी का महत्व सिखाते हैं। नियमित दिनचर्या, समय का सही उपयोग और व कर्तव्यों का पालन बच्चों में आत्म-नियंत्रण विकसित करता है। माता-पिता कहानियों के ज़रिए, प्रेरक प्रसंगों के ज़रिए, सांस्कृतिक परंपराओं के ज़रिए इनके माध्यम से क्या करते हैं मूल्यों का कम्युनिकेट करते हैं, मूल्यों का संचार करते हैं, ठीक है? तो साथ ही बच्चे के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा और प्रोत्साहन देकर उनके उनमें सकारात्मक मूल्यों को भी बढ़ाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, ठीक? ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, घर जो है कि सीखने का सबसे पहला स्थान होता है, प्रथम स्थान होता है। तो इसके बारे में बताना कि आखिर घर को प्रथम स्थान क्यों कहा गया सीखने का? सही बात है, घर का क्यों कहा नहीं जाएगा भाई? घर में माँ होते हैं और माँ बच्चों का भाई प्रथम गुरु होते हैं, ठीक है? माँ ही बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं। पहले जो भी चीज़ सीखे बच्चे, वो माँ के पास से सीखेंगे, है ना? तो घर में ही सीखेंगे। तो घर जो है कि सीखने का प्रथम स्थान है। सही बात है, यह कथन पूर्णतः क्या है? सत्य है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा और संस्कारों की सबसे पहले शुरुआत घर से ही होती है। घर ही वो स्थान है जहाँ बच्चा जन्म से ही अपने आसपास के वातावरण को देखकर सीखना शुरू करता है। समझ रहे हैं? और घर में बच्चा सबसे पहले भाषा, व्यवहार और मूलभूत आदतें सीखता है। वह माता-पिता, दादा-दादी और अन्य सदस्यों के व्यवहार का अनुकरण करता है। इसलिए घर को बच्चे की पहली पाठशाला कहा जाता है। माता-पिता बच्चे को चलना, बोलना, उठना-बैठना और सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं। घर केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं देता बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रदान करता है। और सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना और छोटों से स्नेह करना, ईमानदारी और अनुशासन जैसे गुण बच्चे को घर में ही मिलते हैं। बच्चे घर में ही सीखते हैं। ये मूल्य उसके व्यक्तित्व निर्माण की नींव क रखते हैं, है ना? एक अच्छे इंसान बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा घर में बच्चा भावनात्मक सुरक्षा और आत्मविश्वास भी प्राप्त करता है। परिवार का प्रेम, सहयोग और उसे मानसिक रूप से क्या करते हैं मजबूत करता है, जिससे वह समाज में बेहतर तरीके से समायोजित हो पाता है और घर में ही बच्चा संस्कृति और परंपराओं को भी सीखता है। विभिन्न त्योहारों, रीति-रिवाजों और सामाजिक मूल्यों के माध्यम से उसे अपनी संस्कृति की पहचान मिलती है। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया? क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मीडिया क्या है? मीडिया के नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो मीडिया सबसे पहले समझाना है और उनके नकारात्मक क्या प्रभाव वो बताना है। तो मीडिया वह माध्यम है स्टूडेंट जिसके द्वारा सूचना का, विचार का, समाचार और मनोरंजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाए जाते हैं। है कि नहीं? मीडिया ही वह चीज़ है जिसके माध्यम से हमें दूर-दूर से जानकारी हमें मिलते हैं, कहाँ क्या हुआ, आज कहाँ क्या कौन-सी घटना हुआ, है ना? कल कहाँ क्या होने वाला है। तो ये सब चीज़ समाचार का, मनोरंजन का, बहुत सारी चीज़ों का क्या मिलता है हमें जानकारी मिलता है। और इसमें आते हैं समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफ़ॉर्म आते हैं। ये सब क्या है मीडिया के ही रूप हैं। एंड मीडिया मीडिया आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जो लोगों को जागरूक करता है और जागरूक करते हुए सूचित रखने में मदद करता है और
हालाँकि मीडिया के अनेक सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव का भी चर्चा करना है ना, तो सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। तो मीडिया के माध्यम से कई बार ऐसे होते हैं कि भ्रामक या फिर गलत जानकारी फैल जाते हैं, ठीक है? जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ चैनलों या फिर प्लेटफ़ॉर्म बिना पुष्टि के समाचार प्रसारित करते हैं, यानी बिना कोई बात का ही समाचार कर देते हैं, झूठो-फूटो, जो समाज में तनाव पैदा करता है। और दूसरे, मीडिया विशेष रूप से सोशल मीडिया का अधिकतर उपयोग करता है, ठीक है? मीडिया क्या करता है? सोशल मीडिया का अधिकतर उपयोग कर रहा है, जिससे बच्चों और युवाओं पर क्या करते हैं? नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इससे समय की क्या होती है? बर्बादी, पढ़ाई में कमी और मानसिक तनाव जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तीसरी ये है कि नुकसान ये है कि मीडिया में कई बार अश्लील और हिंसात्मक सामग्री भी दिखाई जाती है, जो बच्चों के मानसिक विकास पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? गलत प्रभाव डालती है। इन उनमें आक्रामकता बढ़ा सकती है। चौथे, मीडिया कभी-कभी विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्तावाद को क्या करते हैं स्टूडेंट? बढ़ावा देता है, जिससे लोग क्या करें? अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने लगते हैं और आर्थिक दबाव महसूस हो जाता है। इसके अलावा मीडिया की अधिक निर्भरता के कारण लोगों में सामाजिक संबंधों में कमी भी देखी जाती है, क्योंकि लोग वास्तविक जीवन की बजाय डिजिटल दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं। तो ये सब नकारात्मक प्रभाव है। तो मीडिया आप लोग खुद जानते हैं, अपने मन से सोच-सोच के भी आंसर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसके नकारात्मक प्रभाव आपने बहुत सारा भी देखा। क्वेश्चन नंबर 11 में है नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बीच अंतर बताइए, है ना? अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। लेकिन दोनों के उद्देश्य, स्वरूप और आधार में अंतर स्पष्ट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हैं कि नैतिक शिक्षा में क्या होता है? ईमानदार में रहने के लिए सिखाया जाता है, सच बोलने के लिए सिखाया जाता है ना? और धार्मिक में क्या होता है भाई? ईश्वर के प्रति सच्ची लगन, है ना? तो ये सब दिखाया जाता है, मतलब पूजा-पाठ के बारे में बताया जाता है। ये भी एक दोनों दोनों ही सच्चे रास्ते पे चलना सिखाता है। दोनों का मकसद क्या होता है? इंसान सच्चे रास्ते पर चले। और आगे हम लोग समझते हैं नैतिक शिक्षा को पहले। और ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको देख रहे हैं अभी तक आपने आपको पढ़ाया, समझाया, तो इसका लैंग्वेज कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? तो ईज़ी लैंग्वेज में आपके लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स बना दिया है ना? सो आप लोग जाके परचेज़ कर लीजिए। सबसे पहले नैतिक शिक्षा की बात करते हैं। नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति में सत्य, ईमानदारी, न्याय, करुणा, सहिष्णुता और अनुशासन जैसे मानवीय मूल्यों का विकास करती है। इसका मुख्य उद्देश्य एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना होता है, जो समाज के नियमों का पालन करे और दूसरों के प्रति संवेदनशील रहे। नैतिक शिक्षा का आधार तर्क, अनुभव और मानवतावादी दृष्टिकोण होता है। यह सभी धर्मों और विचारधाराओं से ऊपर उठकर सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित है। इसके विपरीत धार्मिक शिक्षा किसी विशेष धर्म की मान्यताओं, रीति-रिवाजों और पूजा पद्धतियों और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने धर्म के सिद्धांतों से परिचित कराना और आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित करना होता है। यह अधिकतर आस्था और विश्वास पर आधारित होती है। नैतिक शिक्षा में सार्वभौमिकता होती है, क्योंकि यह सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी होती है, जबकि धार्मिक शिक्षा विशिष्ट धर्म से संबंधित होती है। नैतिक शिक्षा वह व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाती है, जबकि धार्मिक शिक्षा उसे धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक की ओर ले जाती है ना? नैतिक शिक्षा का दायरा व्यापक होता है और यह समाज में शांति, सहयोग और सद्भावनाओं को बढ़ाता है, जबकि धार्मिक शिक्षा व्यक्ति को आध्यात्मिक संतुष्टि और धार्मिक पहचान प्रदान करती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है नैतिकता के विभिन्न पहलुओं पर क्या कीजिए? नैतिकता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए। चलिए, नैतिकता मतलब ईमानदारी। नैतिकता से आशय उन सिद्धांतों, मूल्यों और मानकों से है जो व्यक्ति के सही और गलत आचरण का क्या करता है? निर्धारण करती है।
नैतिकता व्यक्ति के चरित्र निर्माण और समाज के संतुलन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके विभिन्न पहलू निम्नलिखित है। सबसे सबसे पहला पहलू व्यक्तिगत नैतिकता है, जो व्यक्ति के अपने आचरण, विचार और निर्णयों से संबंधित होती है। इससे सत्य बोलना, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण और कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुण शामिल होते हैं। यह व्यक्ति के आंतरिक विकास को मजबूत बनाती है। दूसरा पहलू सामाजिक नैतिकता, जिसमें व्यक्ति का समाज के प्रति व्यवहार आता है। इसमें सहयोग, सहिष्णुता, समानता और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना शामिल होता है। यह समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। तीसरा है व्यावसायिक नैतिकता का, जो कार्यस्थल और व्यवसाय से संबंधित होती है। इसमें ईमानदारी, जिम्मेदारी, निष्पक्षता और नियमों का पालन करना होता है। यह कार्यक्षेत्र में विश्वास और विश्वसनीय बनाए रखती है। चौथा पहलू राष्ट्रीय नैतिकता है, जिसमें व्यक्ति का अपने देश के प्रति कर्तव्य, कानून का पालन और देशभक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व शामिल होते हैं। पांचवा पहलू वैश्विक नैतिकता है, जो पूरे विश्व के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाती है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार सम्मान और शांति का समर्थन। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 13 है। क्वेश्चन 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 13 में है स्टूडेंट्स, भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूल कौन से हैं और किन्हीं दो रूढ़िवादी स्कूलों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसके आंसर के माध्यम से इसके समझते हैं। भारतीय दर्शन अत्यंत समृद्ध और विविध है, अ, जिसमें अनेक विचारधाराएं, दार्शनिक स्कूल शामिल है। सामान्यतः भारतीय दर्शन को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। आस्तिक यानी रूढ़िवादी और नास्तिक यानी कि धार्मिक स्कूल। आस्तिक स्कूल में जो वेदों को आस्तिक स्कूल में क्या होते हैं, जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, जबकि नास्तिक स्कूल में वे वेदों की इस प्रमाणिकता को क्या नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। आस्तिक यानी रूढ़िवादी स्कूलों में मुख्य रूप से सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक मीमांसा और वेदांत क्या है स्टूडेंट, शामिल है। इनमें से दो रूढ़िवादी स्कूल इस प्रकार है। पहला है स्टूडेंट सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित माना जाता है। यह भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन दार्शनिक स्कूल है। इसमें दो मूल तत्व माने गए हैं, एक पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ। सृष्टि का निर्माण करने प्रकृति के तीनों गुणों, सत्य, राजस और तमस के संतुलन से होता है। इसका उद्देश्य पुरुष को प्रकृति से अलग करना और मोक्ष प्राप्ति करना है। यह सिद्धांत ज्ञान और आत्मचिंतन पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बल देते हैं। अगला है आपका योग दर्शन। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने व्यवस्थित योग दर्शन को क्या किया, महर्षि पतंजलि ने एक सही व्यवस्थित रूप दिया। यह सांख्य दर्शन के सिद्धांतों पर क्या है, आधारित है, लेकिन इसमें साधना और अभ्यास पर आधारित छोड़ दिया गया। योग का मुख्य उद्देश्य मन और शरीर को नियंत्रित करके आत्मा को मोक्ष की ओर लेके जाना। योग योग में क्या होता है, पूरा मन को एक सही शक्ति की ओर, सही सोच की ओर, सही ऊर्जा की ओर लेके जाना, वो भी अंतरात्मा की। ठीक है। इसके लिए अष्टांग योग का मार्ग बताया गया है बौद्ध के द्वारा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का मार्ग बताया गया है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। सांस्कृतिक बहुलवाद से आशय उस स्थिति से है जिसमें एक ही समाज या फिर देश में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैलियों का सह अस्तित्व होता है। मतलब एक देश एक हो, लेकिन वहां पे अलग अलग भाषा बोली जाती हो, अलग अलग धर्म के लोग रहते हो, अलग अलग परंपरा, अलग अलग रीति रिवाज हो, तो वो संस्कृत बहुलवाद कहलाएगा। ठीक है। और आगे
और सभी संस्कृतियों का समान सम्मान प्राप्त होता है। भारत इस दृष्टि से एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ अनेक संस्कृतियाँ मिलकर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण समाज का निर्माण करती है। भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद की जड़ें बहुत ही गहरी यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों के लोग सदियों के साथ रहते आए हैं। प्रत्येक धर्म की अपनी मान्यताएं, त्योहार और परंपराएं हैं, लेकिन फिर भी सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। दीपावली, ईद, क्रिसमस और गुरु पूर्व जैसे त्योहार पूरे देश में आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, उर्दू, है ना, बोली जाती है, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि। फिर भी यह भाषाई विविधता देश की एकता में बाधा नहीं बनती, लेकिन मतलब अलग-अलग भाषा बोली बोलने के बावजूद भी लोग अलग-अलग नहीं हो जाते, सब मिल के ही रहते हैं, बल्कि उसे मजबूत बनाती है। इसी प्रकार भोजन, पहनावा, जीवन शैली में भी आपको विविधता देखने को मिलते होंगे। ठीक है? सांस्कृतिक बहुलवाद अ, सांस्कृतिक बहुलवाद का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह समाज में सहिष्णुता, एकता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। यह लोगों को एक दूसरे की संस्कृति को समझने और स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। हालांकि कभी-कभी सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन संवाद और समझ के माध्यम से इन्हें दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स आपके सामने, आचरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे आचरण। आचरण क्या है? आचरण का मतलब होता है व्यक्ति का व्यवहार, उनका चाल चलन और दूसरों के प्रति उनका कैसा विचार, कैसा कार्य करने का तरीका है, कैसा कर्तव्य है, वही क्या कहलाता है? आचरण कहलाता है। तो आचरण के सिद्धांत को बताना है। आचरण के सिद्धांत वे नैतिक और सामाजिक नियम है। आचरण के सिद्धांत में नैतिक और सामाजिक नियम है जो व्यक्ति के व्यवहार को सही दिशा प्रदान करते हैं और उसे एक जिम्मेदार तथा सभ्य नागरिक बनने में सहायता करते हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति के जीवन में सही गलत का बोध कराते हैं और उसके कार्यों को नैतिक आधार प्रदान करते हैं। आचरण का सबसे पहला सिद्धांत सत्य है। सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है। दूसरा सिद्धांत ईमानदारी। दूसरा सिद्धांत क्या है? ईमानदारी। पहला सिद्धांत सत्य है, दूसरा ईमानदारी, जो व्यक्ति को अपने कार्यों और व्यवहार में निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाता है। ईमानदारी से समाज में विश्वास की भावना विकसित होती है। तीसरा है अनुशासन। तीसरा सिद्धांत क्या है? अनुशासन। महत्वपूर्ण सिद्धांत। अनुशासन व्यक्ति को समय का पालन करने, नियमों का सम्मान करने और व्यवस्थित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसके बिना कोई भी समाज या संस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती। चौथा सिद्धांत सहानुभूति और करुणा है। दूसरों के दुख को समझना और उनकी सहायता करना एक अच्छे आचरण की पहचान है। यह समाज में प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। पांचवा सिद्धांत है कर्तव्यनिष्ठा का, जिसमें व्यक्ति अपने दायित्व को पूरी तरह निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। छठा सिद्धांत सम्मान और सहिष्णुता है, जिसमें व्यक्ति दूसरों के विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करता है। यह समाज में शांति और एकता बनाए रखने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपके सामने है 16, चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न का व्याख्या कीजिए। चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न से आशय व्यक्ति के चरित्र और व्यक्ति के उस संगठित एवं अस्थायी स्वरूप से है जो उसके व्यवहार, विचार, भावनाओं और आचरण में निरंतर रूप से दिखाई देता है। यह पैटर्न बताता है कि व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है और समाज में उसका आचरण कैसा होता है। चरित्र व्यक्ति के नैतिक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे सत्य, ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा और सहानुभूति।
यह व्यक्ति के भीतर मूल्यों को दर्शाता है। दूसरी ओर व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी और आंतरिक दोनों दोनों गुणों का समग्र रूप है, जिसमें उसका स्वभाव, सोचने का तरीका, भावनाएं और सामाजिक व्यवहार शामिल होते हैं। जब ये दोनों चरित्र और व्यक्तित्व एक निश्चित और संतुलित ढंग से मिलकर व्यक्ति व्यक्ति में विकसित होते हैं, तो उसे चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न कहा जाता है। यह पैटर्न व्यक्ति के जीवन में बचपन से ही विकसित होना शुरू हो जाता है और परिवार, विद्यालय, समाज, मित्र और अनुभव अनुभव इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मकता वातावरण व्यक्ति में सकारात्मक वातावरण क्या है? व्यक्ति में व्यक्तित्व अच्छे चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न का निर्माण करता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास, जिम्मेदारी, नैतिकता और सामाजिकता जैसे गुण विकसित होते हैं। चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहार, संबंधों और जीवन के लक्ष्यों को प्रभावित करता है। यह उसके जीवन को एक दिशा प्रदान करता है और उसे समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मौखिक और अमौखिक बातचीत की व्याख्या कीजिए। मौखिक मतलब जो मुंह से बोला जाए, तो मौखिक और अमौखिक बातचीत यहाँ पे देखिए मौखिक और अमौखिक बातचीत के दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भावना और सूचनाएं दूसरे तक पहुंचाता है। मौखिक बातचीत की बात करें, मौखिक का इंग्लिश नाम होता है वर्बल। मौखिक बातचीत मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, वह प्रक्रिया है जिसमें विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान शब्दों के माध्यम से किया जाता है। इसमें बोलना, लिखना दोनों शामिल होता है। जब हम आमने-सामने बातचीत करते हैं, भाषण देते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं या फिर पत्र लिखते हैं, तो यह मौखिक संप्रेषण ही कहलाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें संदेश स्पष्ट और सीधे तरीके से पहुँचता है। मौखिक संप्रेषण में भाषा, शब्द चयन और उच्चारण का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट है अमौखिक बातचीत। या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वह संप्रेषण होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि भाव भंगिमा, इसमें शारीरिक हाव भाव, फीलिंग से लोग बात करते हैं ना, शारीरिक एक्सप्रेशन से बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं ना, शारीरिक मुद्रा, आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव और संकेतों के माध्यम से बात करते हैं, जैसे आंख दिखा के बात करना, इशारा देना। तो ये सब अमौखिक बातचीत होता है। उदाहरण के लिए मुस्कुराना खुशी दर्शाता है, सिर हिलाना सहमति का संकेत करता है, आंखें झुकाना संकोच या शर्म को दर्शाता है। कई बार बिना बोले व्यक्ति अपनी भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देता है। और मौखिक और अमौखिक दोनों संप्रेषण एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभावी संप्रेषण के लिए दोनों का सही संतुलन आवश्यक है। कई बार अमौखिक संकेत मौखिक संदेश को कई बार मौखिक संकेत को मौखिक संदेश को अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है हमारा। समायोजन क्या है? समायोजन के पूल और पूस कारक क्या होते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण की परिस्थितियों के साथ संतुलन स्थापित करता है। जब व्यक्ति के सामने कोई नई या फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो वह अपने विचार, व्यवहार और भावनाओं में परिवर्तन करके उस स्थिति के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करता है। इसे ही समायोजन कहा जाता है। समझ में आ गया? इसका उद्देश्य मानसिक शांति और सामाजिक संतुलन बनाए रखना होता है। समायोजन को प्रभावित करने वाले कारकों में पुल और पुश कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुल कारक वे आकर्षक तत्व होते हैं जो व्यक्ति को किसी नई स्थिति, स्थान या फिर वातावरण की ओर क्या करती है? आकर्षित करते हैं वातावरण की ओर, नई चीज़ों की ओर। ठीक है? ये सकारात्मक परिस्थितियाँ होती है, जो परिस्थितियाँ कौन-सी होती है? सकारात्मक होती है, जैसे कि बेहतर शिक्षा की ओर आकर्षित करना, अच्छा रोजगार की ओर, सुरक्षित वातावरण, उच्च जीवन स्तर, सामाजिक सम्मान और बेहतर अवसर। उदाहरण के लिए किसी छात्र का अच्छे विद्यालय में प्रवेश लेना, ये पुल कारक होगा कि है ना? या फिर किसी व्यक्ति का अच्छे रोजगार के लिए शहर या जाना, ये पुल कारक होगा। ये कारक व्यक्ति को आगे बढ़ने और बेहतर समायोजन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
इसके उल्टा अगर बात करें पुश कारक की तो ये क्या है? ये नकारात्मक परिस्थितियाँ होती है। ये नेगेटिव क्या होती है? परिस्थितियाँ होती है जो व्यक्ति को वर्तमान स्थिति से दूर जाने के लिए मजबूर करती है। इनमें बेरोजगारी, गरीबी, असुरक्षा, खराब शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक तनाव और असंतोष शामिल है। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं है, तो व्यक्ति बेहतर अवसरों की तलाश में वहां से स्थानांतरित हो सकता है। यह कारक व्यक्ति को परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सहकर्मी क्या है? सहकर्मी कौन है और सहकर्मी के माध्यम से मूल्य संवर्धन की व्याख्या कीजिए। तो सहकर्मी जानते हैं जो साथ में मिलकर काम करते हैं। तो सहकर्मी वे व्यक्ति होते हैं जिनकी आयु, रुचियां, स्तर और सामाजिक स्थिति लगभग समान होती है। सहकर्मी समूह में मित्र, सहपाठी, समान आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं, जिनके साथ व्यक्ति अधिक समय बिताता है और अनुभव साझा करता है, अपना फीलिंग को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। सहकर्मी व्यक्ति के जीवन में विशेषकर कब आता है? किशोरावस्था में ही आ जाती है और ये विशेषकर किशोरावस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवस्था में बच्चा परिवार से बाहर जाकर अधिकतर क्या करते हैं? समय बिताते हैं और अपने मित्रों के साथ रहना चाहते हैं। इससे उसके विचार, व्यवहार और मूल्य प्रभावित होते हैं। इसलिए इसलिए सहकर्मी मूल्य संवर्धन का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है ना? मतलब कि विकास करवाने का एक साधन बन जाता है जिसकी वजह से सहकर्मी के माध्यम से मूल्य संवर्धन के कई तरीके होते हैं। मूल्य संवर्धन कई तरीके से होता है। सबसे पहले सहकर्मी समूह में रहकर व्यक्ति सहयोग अ, सहयोग और टीम भावना सीखता है। सामूहिक कार्यों और खेलों के माध्यम से बच्चों में एक दूसरे की सहायता करने की आदत विकसित होती है। दूसरे सहकर्मी समूह व्यक्ति में सामाजिक और व्यवहार और संचार कौशल को बढ़ाता है। इसमें व्यक्ति दूसरों के साथ उचित तरीकों से बातचीत करना और संबंध बनाना सीखता है। तीसरे समूह ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों के विकास में सहायता करता है। यदि समूह सकारात्मक हो तो अच्छे मित्र एक दूसरे की को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हालांकि यदि सहकर्मी जो पीयर्स या फिर दोस्त यार या क्या हो अगर नेगेटिव हो, नकारात्मक हो तो इसका प्रभाव बहुत गलत देखने को मिलता है और व्यवहारों के रूप में यानी आदतों और व्यवहारों के रूप में पड़ जाता है। इसलिए ये सही मित्रों का चयन करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक, इस तरह से मैंने जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, सभी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया बीईडीएसबी 101 का। आप लोग बहुत देर तक बने रहे, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वीडियो को अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को जोड़िए इस चैनल से और ये नोट्स आप लोग जाके ब्यूटीफुल नोट्स व्हाट्सएप से लीजिए। और इसका बुक रिवीजन भी करवाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। इसका बुक रिवीजन भी आप लोग जाके कर लो। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। जय श्री कृष्ण, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।